वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू श्री राम कुमार कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन, डूंडौर नवलगढ़ सीकर। ठीक है, तो अपनी क्लासेज जो रेगुलर चल रही है, ठीक है। और अब अपने जो आगे क्लास है उसकी बात करते हैं, वो है बाल विकास और अधिगम की। ठीक है, बाल विकास और अधिगम, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन से वो कारक है जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो पहला हमने पहले भी बात की थी और अब भी बात करते हैं। पहला सबसे बड़ा कारक है वो है वातावरण। क्या है? वातावरण। ठीक है, वातावरण वातावरण बालक को कैसे प्रभावित करता है या बाल विकास को कैसे प्रभावित करता है? इसको बाल विकास को कैसे प्रभावित करता है? कौन? वातावरण। अब वातावरण है वो बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, वो होता है वातावरण। वातावरण के अनुसार ही बालक का जो बाल विकास होता है, बालक का विकास है वो किसके अनुसार होता है? वातावरण के अनुसार। जैसे मतलब बच्चे को जिस तरह का वातावरण मिलेगा, जिस तरह का जो आसपास का परिवेश मिलेगा, उसी ही प्रकार बालक का विकास होगा। जैसे बालक का जो मानसिक विकास है, बच्चे का सामाजिक विकास है, बच्चे का संवेगात्मक विकास है, वो सभी किसके आधार पर होते हैं? वातावरण के आधार पर। जैसे अपन मानसिक विकास की बात करते हैं, तो बच्चे को उसका जो आसपास का वातावरण है वो उसी प्रकार का जो माइंड सेट है वो करवाएगा, उसी प्रकार बच्चे का माइंड सेट रहेगा। बालक का विकास जैसे भाषा विकास है, तो बच्चे को वो आपसी परिवेश है उस वातावरण में रहेगा, जिस वातावरण में रहेगा उसी वातावरण में भाषा सीखेगा, जिस परिवेश में रहेगा, जिस समाज में रहेगा, उसी प्रकार की वो भाषा सीखेगा। बच्चे को जो परिवार के लोग हैं वो जिस तरह के उसका मानसिक विकास है उस तरह का वातावरण देंगे उसे। जैसे पढ़ाई का वातावरण देंगे तो वो पढ़ने में अच्छा होगा, उसे किसी गुंडागर्दी का वातावरण देंगे तो वो गुंडागर्दी में अच्छा होगा, और उस किसी प्रकार का वातावरण देना चाहिए। जैसे अशिक्षा कई जो क्षेत्र है वो अशिक्षित है, तो वहाँ के लोग वो अशिक्षित ही रहते हैं हमेशा के लिए, क्योंकि उनके पास जो शिक्षा का वातावरण नहीं है। तो बच्चे का शिक्षा का क्षेत्र कैसे विकसित होगा? बच्चे को अगर किसी के मतलब परिवार में कोई लोग है वो अच्छे पढ़े लिखे हुए हैं, बच्चे जो आगे के जो बच्चे हैं वो भी अच्छे पढ़े लिखेंगे, अच्छी जगह जॉब करेंगे, क्योंकि उनका जो वातावरण है, उसका जो परिवेश है वो कैसा होता है? अच्छा होता है। तो वातावरण है वो बाल विकास में बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये होगी वातावरण की बात। नंबर 2 है वो है आनुवंशिकता। क्या होती है भाई? आनुवंशिकता। अब आनुवंशिकता कैसे महत्वपूर्ण होती है, इस पर बात करेंगे। आनुवंशिकता में क्या होता है कि आनुवंशिक वातावरण और आनुवंशिकता ये दोनों मुख्य बाल विकास को मतलब सबसे मुख्य पहलू होते हैं, वो होते हैं आनुवंशिकता और वातावरण। तो वातावरण में अपने बात कर ली, अब अपन बात करते हैं आनुवंशिकता में क्या होता है कि बच्चे का विकास है वो आनुवंशिकता की वजह से होता है। जैसे किसी के बच्चे के माता पिता है वो पढ़ाई में बहुत तेज है, तो उस बच्चे में उनके गुण आएंगे, उनके जीन्स आएंगे, और उन जीन्सों की वजह से ही वो जीन्स है उनकी वजह से ही बच्चा खुद पढ़ाई में अच्छा लिखेगा। किसी बच्चे के माता पिता में भी कोई मतलब जैसे लेखक है, तो हो सकता है बच्चा भी लेखक, क्योंकि वो जो आनुवंशिकता के गुण हो, या फिर पहले की पीढ़ी में कोई लेखक हो, जैसे दादा जब परदादा है, जो भी है वो बच्चे के जैसे होंगे उसी गुण है उन्हें आते रहेंगे। ठीक है, तो आनुवंशिकता में क्या होता है कि बच्चे की जो पीछे की पीढ़ियों में जो गुण होते हैं वो बच्चे में आते हैं, उससे क्या है कि बच्चे के विकास पर वो प्रभाव डालते हैं, क्योंकि उनका जैसा विकास है उसी प्रकार विकास है बच्चे का होगा। तो आनुवंशिकता नहीं तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चले आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी से गुणसूत्र है जो चले आ रहे हैं, जो जीन्स है और जो डीएनए है वो हमारे शरीर में भी कार्यरत होता है। ठीक है, तो वातावरण में सॉरी आनुवंशिकता है वो बाल विकास में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। वो कौन से? आनुवंशिकता। ठीक है, आनुवंशिकता में क्या होता है कि जो भी गुणसूत्र होते हैं वो आगे से आगे एक से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में आते रहते हैं और बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण पहलू निभाते रहते हैं। नंबर 3 है वो कौन सा है भाई? शिक्षण व प्रशिक्षण। शिक्षण में प्रशिक्षण
शिक्षण प्रशिक्षण में क्या होता है, ये बाल विकास में क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बच्चे को जब विकास के समय उसे शिक्षण दिया जाता है, उसे शिक्षा दी जाती है, उसी शिक्षा के आधार पर बच्चा विकसित होता है। उसे क्या सिखाया जाता है, उसे क्या प्रशिक्षण दिया जाता है, उसे किस चीज के लिए तैयार किया जाता है, बच्चा उसी के लिए तैयार होगा। तो शिक्षण प्रशिक्षण है वो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बच्चे को जैसा सिखाया जाएगा उसी से सीखेगा, उसी तरह उसका विकास होगा। अब बच्चे को है वो मतलब एक अच्छी शिक्षण दी, अच्छी शिक्षा मिली तो बच्चे का मानसिक विकास वो अच्छा होगा, वो पढ़ाई में तेज होगा। बच्चे को किसी अन्य चीज का शिक्षण दिया गया, प्रशिक्षण दिया गया तो वो अन्य उस काम में परफेक्ट होगा। जैसे कोई बच्चा है वो पढ़ने में अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, उसे पढ़ाई का शिक्षण दिया गया तो है वो बच्चा उस क्षेत्र में उसका प्रशिक्षण। अब कोई बच्चा है, किसी बच्चे के परिवार के लोग हैं वो कारपेंटर का काम करते, खादी का काम करते हैं, उस बच्चे को उसका प्रशिक्षण उसी प्रकार का दिया गया, उसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया तो बच्चा उस काम में परफेक्ट हो गया। तो बच्चे का विकास है उसमें शिक्षण प्रशिक्षण का बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है, क्योंकि बच्चे को जैसा सिखाया जाता है बच्चा उसी तरीके से सीखता है। जैसे परिवार के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो उनको देखेगा, उनकी तरह जो व्यवहार करेगा, तो शिक्षण प्रशिक्षण भी सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अगला है वो है संस्कृति। क्या है भाई, संस्कृति। इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो संस्कृति है, जो आसपास का जो कल्चर है, उसके अनुसार बच्चा डेवलप होगा, उसके अनुसार बच्चा विकसित होगा। जैसे अपन लोग हैं, जैसे हमारा विकास है उसमें संस्कृति प्रभाव कैसे डालती है। अब अपन जैसे लोग, अपन राजस्थानी, हम राजस्थानी लोग हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो भाषा है, हम उसी के अनुसार व्यवहार करेंगे। अब ये थोड़ी कि हम बाहर निकले और अपने कपड़े हैं वो हिमाचली पहन रखे, नहीं, किस पहनेंगे, राजस्थानी पहनेंगे, क्योंकि हमारी जो राजस्थान की कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है उसी के अनुसार डेवलप होंगे। हमारी जो भाषा शैली है, हमारे जो बोलने का तरीका है, हमारे जो पहनने का तरीका है, हमारा जो खाने का तरीका है, वो अपनी संस्कृति के अनुसार रहेगा। हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो दूसरों के प्रति आदर करने का तरीका है, दूसरों को संबोधित करने का तरीका है, वो किसके अनुसार, हमारी संस्कृति हो। हम अपनी संस्कृति के अनुसार कार्य करेंगे तो संस्कृति और बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बालक का विकास है वो संस्कृति के अनुरूप होता है, संस्कृति के समान चलता है। ठीक है, अगला है वो है सामाजिक और आर्थिक स्थिति। अगला क्या है, अगला है सामाजिक और आर्थिक स्थिति। अब सामाजिक और आर्थिक स्थिति में क्या होता है, आपको पता है, समाज की स्थिति कैसी है, जैसी समाज की स्थिति होगी उसी प्रकार बालक है वो विकसित होगा। जैसे समाज है वो, कोई समाज में मतलब जैसे पढ़ाई का अच्छा माहौल है तो बच्चा पढ़ाई में विकसित हो जाएगा। किसी समाज में जैसे लड़ाई का माहौल है, गुंडागर्दी का माहौल है, तो बच्चा उस समाज के अनुसार विकसित होगा। तो अपने समाज है उसी के अनुसार बच्चा विकसित होगा, उसे अपने समाज से प्रेम होगा, अपने समाज के जो क्रियाकलाप है, अपने समाज के जो रीति रिवाज है, उन्हीं के अनुसार बच्चा कार्य करेगा, उस अपने समाज के अनुसार ही वो विकसित होगा। जैसे अपन अब हिंदू समाज में होते हैं तो हमारा जो कल्चर है, हमारा जो कार्य करने का तरीका है, हमारे जो क्रियाकलाप है, हमारे जो रीति रिवाज है, हम वही सीखेंगे। हिंदू धर्म के रीति रिवाज है वही तो सीखेंगे। ये थोड़ी कि कोई व्यक्ति हिंदू है, हिंदू जो परिवार का जन्म लेता है वो जो सामाजिक क्रियाकलाप है वो मुस्लिम में करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके समाज है, उसको समाज है, उसको वातावरण ऐसा दे रहा है, समाज को देख कर सीखेगा बच्चा। तो वो होता है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति में क्या होता है कि बच्चे की आर्थिक स्थिति अगर मजबूत होगी तो बच्चे का विकास मजबूत होगा। अब बच्चे का है वो आर्थिक स्थिति कमजोर होगी तो बच्चे का विकास भी कमजोर होगा। कैसे कि जैसे कोई बच्चे जन्म लेता है तो उसकी तब परिवार में जब आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, आर्थिक स्थिति है वो अच्छी होती है, तो बच्चे इसमें क्या होता है कि बच्चे की जब आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो उसे अच्छा पोषण मिलता है, अच्छा खाना मिलता है, वो कुपोषण का शिकार नहीं होता है। अगर बच्चे को किसी कारणवश जन्म के समय कोई भी या जन्म के बाद है कोई बीमारी होगी तो वो अगर आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो वो बच्चे को जाकर दिखाएंगे, डॉक्टर अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो बच्चे को विकास है उसमें सही होगा। अगर बच्चे की आर्थिक स्थिति कमजोर है, परिवार की स्थिति है वो गरीब है, तो उससे क्या होगा कि बच्चे को सही पोषण नहीं मिल पाता है। बच्चे को जो
कुपोषित शिकार हो जाते हैं। जैसे अपन देखते हैं, अब अपन तो अच्छे परिवारों से बिलोंग करते हैं, या फिर हमारे परिवारों की लगभग स्थिति वो अच्छी होती है। अब अपन जैसे दूसरे देशों में चले जाओ, या फिर कहीं अपने देश में कहीं पे शहर में देखो, बच्चे हैं वो कमज़ोर होते हैं, उनका शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, उनका मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, उनको पढ़ाई में मौका नहीं मिलता है। जो सही जो बच्चे की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से उसे कम उम्र में कमाई करने चला जाता है, तो वो क्या होता है कि बच्चे की जो शैक्षिक है, मानसिक है, शारीरिक है, सभी विकासों में प्रभाव डालता है। कौन? आर्थिक स्थिति। क्योंकि जब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो बच्चे का विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चा न पढ़ाई में आगे जा पाएगा, न उसे किसी अन्य कोई कार्य में वो आगे रहेगा, उसे कम उम्र में है वो कार्य करना पड़ेगा, ताकि बच्चे का सही पोषण नहीं हो पाएगा। क्योंकि बच्चा जब 10 साल का बच्चा है वो काम करने लग गया, कचरा बीनने लग गया, तो उसकी जो विकास है वो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि बच्चे को सही जो समय में जो काम मिलना चाहिए, जो चीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, उससे बच्चे का विकास है अवरुद्ध हो जाएगा। ठीक है। दूसरे है वो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। अगला क्या है? शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, यानी बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है वो कैसा है, उसी के अनुसार ही बच्चे का विकास है वो चलता है। अब जैसे कोई बच्चा है वो शारीरिक रूप से कमजोर है तो उसका विकास है वो सही नहीं। कोई बच्चा अगर शारीरिक रूप से कमजोर है तो उसके विकास में अवरोध होना स्पष्ट बात है, अपन को सभी को पता है कि अगर बच्चे का जन्म के समय या जन्म के बाद है वो शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, वो शरीर में मजबूत नहीं होगा, तो उसका विकास नहीं होगा, वो चल नहीं पाएगा, वो सही समय पर बोल नहीं पाएगा, है ना, उसका विकास है वो अवरुद्ध हो जाएगा कहीं ना कहीं। मानसिक स्वास्थ्य यानी दिमागी रूप से अगर वो सही नहीं होगा, उसका मानसिक स्थिति है वो अच्छी नहीं होगी, तो बच्चे का विकास वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चा न कुछ सीख पाएगा न कुछ कर पाएगा। ठीक है। तो उससे बच्चे को मानसिक स्वास्थ्य का स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है। अगला है वो है मानसिक योग्यता। क्या भाई? मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता में क्या होता है कि जैसे उसकी योग्यता है, बच्चे की मानसिक योग्यता सही होनी बहुत जरूरी होती है। जैसे अपन बात करें कि बच्चा है वो अपने उम्र के बच्चों के अनुसार उसकी मानसिक योग्यता है कि नहीं, 10 साल के बच्चे में जितनी मानसिक योग्यता उतनी है कि नहीं, क्योंकि उसी जब उम्र के अनुसार उसकी मानसिक योग्यता होगी, उसका दिमाग सही होगा, तभी तो बच्चा आगे बढ़ेगा। अब वो 10 साल का बच्चा है, उसकी जो मानसिक योग्यता है वो 10 साल के बच्चे के अनुसार होनी चाहिए। ऐसा नहीं थोड़ी कि 10 साल का बच्चा है उसकी मानसिक योग्यता 5 साल के बच्चे की, तो उसका विकास सही थोड़ी बात नहीं होगा। तो मानसिक योग्यता उसका सही होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। जन्म कर, अगला क्या है? जन्म कर्म। जन्म कर्म मतलब जैसे बच्चे है उसका जो जन्म कर्म है वो सही होना चाहिए। मतलब जन्म कर्म का मतलब जैसे माता पिता की पहला बच्चा कब हुआ और दूसरा बच्चा कब हुआ, उसको कहते हैं जन्म कर्म। यानी बच्चे का जन्म है वो एक सही अंतराल के बाद होना चाहिए। जैसे अब एक बच्चा आज हो गया तो दूसरा बच्चा है वो 3 साल बाद में होना चाहिए, ताकि बच्चे को सही तरीके से जो उसको विकास हो सके, सही तरीके से उसका पालन पोषण हो सके। अब एक बच्चा है वो हुआ और 12 महीने बाद अगर दूसरा बच्चा हो जाता तो उन दोनों बच्चों को न तो पहले वाले को न हुआ उसे दोनों को है वो सही पोषण नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो बच्चे की उम्र नहीं है।
बच्चे की उम्र नहीं है, अभी तक 1 साल का है, उसे माँ की जो पोषण की है वो सब जरूरत है, उसकी जगह तो दूसरा बच्चा लेंगे तो उस बच्चे का रुक गया ना विकास। तो उस प्रकार जन्म क्रम है वो सही समय सही अंतराल पर होना बहुत जरूरी है। यानी पहला बच्चा है वो अगर अब हुआ है तो दूसरा बच्चा 3 साल बाद में हो, ताकि जब वो पहला बच्चा स्कूल जाने लग जाए तब होना चाहिए, ताकि बच्चे का जो विकास है वो सही तरीके से हो सके। ठीक है, तो ये होता है जन्म क्रम। ठीक है, अगला है वो है पोषण। क्या है भाई? पोषण। अब पोषण का आप सभी को पता है कि पोषण कैसे, यानी बच्चे को जो पोषण है वो सही तरीके से मिलना चाहिए। बच्चे के जो शरीर को जो चाहे न्यूट्रिशंस होते हैं, चाहे जो पदार्थ होते हैं, खनिज दवा होते हैं, वो सही समय में मिलने चाहिए, ताकि बच्चे का उस शारीरिक और मानसिक विकास है दोनों सही तरीके से हो सके। उसे अच्छा पोषण मिलना चाहिए। अगर अच्छा पोषण नहीं मिलेगा तो बच्चा कुपोषित हो जाएगा, और कुपोषित हो जाएगा तो बच्चे को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, एक बार मैं मैंने मिटा दिए, मैं आपको सभी लिख देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए उनका। ठीक है, ये है वो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से है, तो ये 9 कारक है। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की बात करते हैं। ठीक है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। ना भाई, अगला है वो है
अगला जो टॉपिक है वो है विकास पर आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। जैसे मतलब आनुवंशिकता है, आनुवंशिकता पर अपने एक तो बात किया, सॉरी विकास है, उसमें एक है आनुवंशिकता और एक है पर्यावरण। अब वातावरण और पर्यावरण एक ही चीज है, आप कंफ्यूजन नहीं हो उसमें, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर्यावरण और वातावरण दोनों एक ही चीज है, ठीक है, वातावरण और पर्यावरण एक ही चीज है। अब इसमें अपन देखिए कि विकास है वो किस प्रकार से, किन किन पहलुओं द्वारा वो है आनुवंशिकता विकास है, विकास पर आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव होता है। अब जैसे बात करते हैं, एक ही माता पिता की संतान के एक समान न होने के लिए जीन जिम्मेदार है। संतान के प्रभावी जीन के गुण दिखाई देते हैं, बल्कि अप्रभावी जीन के लक्षण उसमें दिखाई नहीं पड़ते। अब जैसे कह रहा है कि आनुवंशिकता है, उसकी बात करें तो एक ही माता पिता की दो संतानें वो अलग अलग होंगी, उनमें गुण अलग अलग होंगे, ठीक है, उनका विकास अलग अलग होगा, ठीक है। तो बच्चे में जो आनुवंशिकता है उसके जो प्रभावी गुण है वही दिखाई देते हैं, जो अप्रभावी गुण है वो दिखाई नहीं देते, ठीक है। जबकि अप्रभावी जीन दिखाई नहीं देते। गोरे संतान में सांवलेपन का जीन होता है, वह अपना प्रभाव नहीं दिखाई देता है, वह एक प्रभावी जीन पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होता है। अब जैसे कोई बच्चा, कोई माता पिता है, उसकी संतान है वो गोरी होगी, तो ये जरूरी नहीं है कि उसमें जीन है जो सांवलेपन के, सांवलेपन के जीन तो है, परंतु प्रभावी कौन से होंगे, गोरेपन के होंगे। इससे क्या होता है कि वो सांवलेपन के वो अप्रभावी दिखाई नहीं देते, वह किसी भी पीढ़ी में प्रभावी होकर अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि जैसे बच्चा गोरा हुआ तो उस बच्चे का बच्चा भी गोरा होगा, नहीं, उस बच्चे का जो बच्चा है वो काला पैदा हो सकता है। मतलब जैसे ये माता पिता है, इनकी कोई संतान है, वो ये माता पिता के काले हैं, ठीक है, परंतु संतान है वो गोरी होती है, संतान है वो गोरी होती। अब इसमें जीन्स तो इसके लिए काले के लिए, भाई माता पिता है उसमें संतान में गुण तो गोरी है, सॉरी काले के लिए, तो संतान कैसी गोरी है, क्यों, क्योंकि ये जो काले जो गुणसूत्र है ये अप्रभावी है, दिखाई नहीं दे, अब ये प्रभावी तो ये दिखाई दे रही और बच्चा गोरा पैदा होगा। अब इस संतान के तो कोई संतान होगी, इसके अंदर कोई बच्चा होगा, तो जरूरी नहीं है कि ये गोरा ही होगा, नहीं, ये काला भी हो सकता है, ये काला भी हो सकता है, क्योंकि काले गुण एक न एक पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखाएंगे, ये अपना प्रभाव दिखाएंगे। माना इस पीढ़ी में ये अप्रभावी, माना कि इस पीढ़ी में अप्रभावी है, इसमें संतान गोरी हुई है तो प्रभावी कौन है, जो गोरा रंग है वो प्रभावी, परंतु इस संतान के बच्चा होगा वो काला पैदा हो सकता है, इस संतान का जो बच्चा होगा वो काला पैदा हो सकता है, क्योंकि इसमें कौन से प्रभावी है, काले, इसमें कौन से प्रभावी हो सकते हैं, काले बच्चे प्रभावी हो सकते हैं। तो इस प्रकार की बात है, मतलब आनुवंशिकता है वो एक पीढ़ी, जरूरी नहीं है कि मतलब जैसे माता पिता है उसके गुण इस संतान में नहीं, दादा दादी के गुण भी पोता पोती में आ सकते हैं, है ना, तो उस प्रकार से बात है, ठीक है। इसीलिए माता पिता दोनों के गोरे होने पर संतान का सांवला हो सकता है। अब मैं बता रहा हूँ ये काले काले बता नहीं, माता पिता काले हैं तो जरूरी नहीं कि बच्चा भी काला होगा, नहीं, बच्चा गोरा पैदा हो सकता है, और अगर माता पिता गोरे हैं तो जरूरी नहीं कि बच्चा गोरा हो, बच्चा भी काला पैदा हो सकता है, ठीक है। तो ये सिस्टम है, आनुवंशिकता है वो कभी भी जाके प्रभावी हो सकती है, ये जरूरी नहीं पहली पीढ़ी में नहीं दूसरी पीढ़ी में हो, पर ये गोरा हो गया क्या पता अगला काला हो जाए, पर जो प्रभावशाली होंगे जीन है वो जरूर आएंगे, कभी न कभी आएंगे। माता पिता में गुणों का संचरण जीन द्वारा होता है, इसे आनुवंशिकता की संज्ञा देते हैं। अब माता पिता है उसके जो जीन्स है, उनके जो माता पिता के जो गुण है वो बच्चे में किस, जैसे माता पिता के गुण है वो इस बच्चे में है, तो इन जो बच्चे के गुण है उनकी जो लेके आता है वो होते हैं जीन्स, ये कौन होते हैं, जीन।
जीन के द्वारा ही जो है वो गुणों का संचरण होता है। इन जीन्स के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में है वो गुणों का संचरण होता रहता है। ठीक है, तो इन जीन्स की जो गुणों का आदान प्रदान है उसे क्या कहता है, आनुवंशिकता। ठीक है, एक चलो आप आनुवंशिकता की अपन परिभाषा कर लेते हैं। आनुवंशिकता, ठीक है। क्या होती है आनुवंशिकता? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का संचरण होना क्या कहलाती है, आनुवंशिकता। और गुणों का संचरण होता किसके द्वारा है, वो होता है जीन्स, जीन के द्वारा। किसके द्वारा, जीन, किसके द्वारा होता है, जीन के द्वारा। ठीक है, आनुवंशिकता विज्ञान के अंतर्गत आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, जबकि पर्यावरण विज्ञान के अंतर्गत वातावरण का अध्ययन किया जाता है। अब आनुवंशिकता का जो अध्ययन है वो आनुवंशिकता विज्ञान के अनुसार किया जाता है और पर्यावरण विज्ञान के अनुसार वातावरण का किया जाता है। ठीक है, वातावरण पर्यावरण का एक चीज है। और आनुवंशिकता का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, आनुवंशिकता विज्ञान के द्वारा। और पर्यावरण का अध्ययन जैसे हुआ है पर्यावरणीय विज्ञान के द्वारा। ठीक है, वातावरण का अभिप्राय उन सभी अवयव से होता है जो व्यक्ति को उचित व प्रभावित करता है। वातावरण में उपस्थित कोई भी तभी व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक वातावरण में शामिल माना जाता है। वातावरण का मतलब क्या होता है, वातावरण मतलब जैसे अपना जो आसपास का मतलब जैसे अपना आसपास का जो क्षेत्र होता है, मतलब जो अपने आसपास का जो वातावरण होता है, मतलब जैसे जो भी किसी भी प्रकार का मतलब जैसे सामाजिक वातावरण होता है, ठीक है, कल्चरल सांस्कृतिक वातावरण होता है। ठीक है, और मतलब जो हमारे आसपास जो घटित होता है वो वातावरण होता है, यानी जो चारों ओर जो अपने घटित हो रहा है, अपने जो चारों ओर घटित हो रहा है वो क्या कहलाता है, वातावरण। ठीक है, वातावरण में उपस्थित कोई भी उद्दीपक तभी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक वातावरण में शामिल माना जाता है। उद्दीपक मतलब जो सीखने का तरीका है, जो जिसके प्रति हम सीखते हैं, हमें वातावरण द्वारा हमें सिखाया जाता है। वातावरण हमें सिखाता है कि कैसे कार्य करना है, कैसे समाज में रहना है, किस तरह की भाषा व्यवहार करना है। वो एक उद्दीपक का कार्य करता है अपने जो अपना जीवन उसमें। व्यक्ति के विकास पर आनुवंशिकता वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के विकास में आनुवंशिकता की सीमा का निर्धारण, व्यक्ति का विकास है उसमें किसका प्रभाव पड़ता है, आनुवंशिकता और पर्यावरणीय वातावरण, कुछ भी होगा। ठीक है, पर्यावरणीय वातावरण एक बात है। ठीक है, तो व्यक्ति के विकास में सबसे प्रभावशाली कारक कौन से होते हैं, आनुवंशिकता और वातावरण या पर्यावरण। और वातावरण और जो आनुवंशिकता है, जो ये आनुवंशिकता है व्यक्ति के विकास में आनुवंशिकता की सीमा का निर्धारण किया जा सकता है। व्यक्ति के विकास में आनुवंशिकता की सीमा का निर्धारण किया जा सकता है, यानी बच्चे में कितनी किसकी आनुवंशिकता है, बच्चा किसके अनुसार उसके अंदर गुण आए उसकी सीमा निर्धारित हो सकती है। विकास किस सीमा तक होगा यह आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। और विकास है वो किस तक हद तक जाएगा, वो किससे प्रभावित होता है, वातावरण पर, सॉरी आनुवंशिकता पर। विकास की सीमा तक जाएगा ये किस प्रभावित होता है, आनुवंशिकता पर। ठीक है,
यदि किसी व्यक्ति के सभी पूर्वज 6 फीट के हैं तो उस व्यक्ति की लंबाई भी 6 फीट से या तो थोड़ी होगी या फिर कम होगी या फिर 6 फीट होगी। अब मतलब क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है उसके परिवार के सभी जो 3-4 पीढ़ी से जो लोग चले आ रहे हैं उनके हाइट 6 फीट है। मतलब जैसे दादा और पिता, जैसे अपन बात करते हैं जैसे परदादा, फिर दादा, फिर पिता और फिर बच्चा। कितनी पीढ़ियां होगी? 4 पीढ़ियां होगी। अब जैसे परदादा है उसकी हाइट 6 फीट है, दादा है उसकी भी 6 फीट है, पिता है वो भी 6 फीट के। अब ये बच्चा है, ये जरूरी है कि ये 5.9 इंच का हो सकता है, 5.11 इंच का हो सकता है, या फिर 6 का होगा, या फिर 6.1 का होगा। ये नहीं होगा कि ये तो 5 का या 7 का होगा, नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हाँ 5.11 हो सकता है, 6.1 हो सकता है, या फिर पूरा 6 हो सकता है। यदि जिस ये पीढ़ियां चलती आ रही है, ये जो इनके गुणसूत्र है, इनके जो जीन्स है, ये इस बच्चे में आएंगे, ये इसमें जरूरी होगा कि बच्चा 6 फीट का ही होगा। तो ये आनुवंशिकता का कारण होता है। ठीक है। वातावरण व्यक्ति के विकास की दिशा को निर्धारित करता है। ठीक है। वातावरण है वो विकास की दिशा, मतलब विकास किस दिशा में होगा, बच्चे का विकास किस हद तक होगा, बच्चे का विकास किस प्रकार होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, ये किस पर आधारित होता है? ये होता है वातावरण या पर्यावरण पर। ठीक है। एक ही माता पिता के बच्चे यदि दो बच्चे हैं तो उनकी आनुवंशिकता समान होगी। यदि बच्चों को वातावरण अलग अलग हो जाए तो उनका विकास भी अलग होगा। अब क्या होता है कि जैसे कोई एक माता पिता है, उसके 2 बच्चे हो, उन दोनों बच्चों की आनुवंशिकता है वो सेम है, परंतु अगर उन बच्चों को वातावरण अलग अलग मिल गया ना तो उनका विकास भी अलग होगा। ये जरूरी है नहीं कि उनकी आनुवंशिकता मुझे एक से है तो ये जरूरी नहीं वातावरण जो मिलेगा वो नहीं हो। अगर आनुवंशिकता एक से है तो रहने दो, परंतु उसको वातावरण और पर्यावरण दोनों बच्चों को अलग अलग मिला है तो उनका विकास भी अलग अलग होगा। ठीक है। यदि एक बच्चा अच्छे वातावरण ले तो पढ़ लिख कर एक शिक्षक चिकित्सक अधिकारी बनता है, जबकि दूसरा बच्चा यदि गलत संगत में पड़ जाए तो चोर नशेड़ी जुआरी बन जाएगा। अब मतलब बात कर रहा था वातावरण का। अब जैसे माता पिता, इनके 2 संतान, ए और बी। ठीक है। इनमें आनुवंशिकता दोनों में समान है। आनुवंशिकता समान मतलब ये काला है तो ये भी काला है, ये गोरा है तो ये भी गोरा है, मतलब उनकी आनुवंशिकता उनके गुण है वो सेम है, परंतु उनको वातावरण अलग अलग मिला। ये अच्छे वातावरण में और ये बुरे वातावरण में। तो जब ये अच्छे वातावरण में रहेगा तो ये कोई कुछ भी बन सकता है, जैसे शिक्षक है, डॉक्टर है, लेखक है। अगर इसको वातावरण अच्छा मिलेगा तो ये ऐसे बन सकता है। और अगर ये बच्चा है जिसको वातावरण सही नहीं मिला तो ये कुछ भी बन सकता है, चोर बन सकता है, डाकू बन सकता है, लुटेरा।
कुछ भी बन सकता है। तो उसमें प्रभावशाली जो कार्य है वो कौन सा रहा? वातावरण। क्या रहा भाई? ये सबसे प्रभावशाली कौन सा रहा? वातावरण। क्योंकि आनुवंशिकता तो समान है, आनुवंशिकता समान है, पर तो इनको वातावरण ऐसा मिला। इनका परिवेश है तो ये पढ़ने लिखने वाले बच्चों के साथ रहा, पढ़ने वाले समाज के साथ रहा, और ये इन्हीं के साथ रहा, तो ये ऐसा हो गया, और ये इन्हीं के साथ ले गया। तो ये वातावरण का फर्क होता है। मतलब जैसा जैसा मतलब वातावरण मिलेगा बच्चे का विकास उसी तरह होगा। मतलब ये अच्छे वातावरण में था तो ये अच्छा हो गया, और ये बुरे वातावरण में था तो ये बुरा हो गया। ठीक है, तो ये आनुवंशिकता और वातावरण का बच्चे पे प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, अब है वो विकास में है वो होने वाले परिवर्तन है ना, जो विकास में अवस्थाओं के आधार पर परिवर्तन होते हैं उस पर बात करेंगे। ठीक है, विकास अवस्थाओं के अनुसार विकास में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, इसके बारे में बात है वो अपन आगे क्लास में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।